मैंने जी। कहा था ना कि हर जुल्म का हिसाब होगा, हर खून के बूंद का हिसाब होगा। जितना खून बेगुनाहों का बहा है वो सब हिसाब होगा। अभी तक सब्र का पैमाना अब टूट चुका है। अब खamenei साहब का बटन दब चुका है, ट्रिगर उनका दब चुका है। अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो इस बात का पिछले 40 साल से जो जख्म लेके सऊदी अरब जगत के आम इंसान जो जी रहे थे, जो मस्जिद अक्सा का अपमान सह रहे थे, जो लगातार मस्जिद अक्सा का अपमान सहते सहते जो दुखी थे, आज वो सारे लोग खुश हैं कि जालिम का अंत अब हो जाएगा लगता है। जी, हमने तो एक हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि हिटलर और मुसोलिनी के बाद नेतन्याहू का तीसरा नंबर है। लोगों को ये लग रहा है कि कल तक तो लोग कह रहे थे कि ईरान मिट जाएगा, ईरान को समझा रहे थे कि भाई सौदा कर लो, माफ कर दो, बात खत्म कर दो। अरे भाई, अच्छा, जब 56,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे या मारे जा रहे थे तब तो किसी को दर्द नहीं हो रहा था। अब क्यों दर्द हो रहा है? आम आदमी तो ईरान में भी मारे गए हैं, और 56,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मारा, तब तो किसी ने नहीं कहा कि सिविलियंस पर अटैक हो रहा है। बसीजी ग्रुप ने इतना अच्छी लोकेशन किया है कि बिल्कुल टारगेट पे पूरा आर्मी हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया, नेतन्याहू का घर बर्बाद हो गया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही उस पर। इजराइल को जिस बात का घमंड था, जो गुरूर था, जो अनानियत थी, वो शायद अब नहीं रही, क्योंकि ईरान ने जितने बड़े और जितने सटीक हमले किए हैं, शायद इसका अंदाजा इजराइल को न रहा होगा। आज पूरा तिल अवीव गाजा की तरह ढेर बन गया है, मलबा में तब्दील हो गया है। आप देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, हाइफा पोर्ट हो, या उनके और जो अहम इमारतें हैं, वो सब मलबे के ढेर में बदल गई हैं। आखिरकार रावण ने अपनी लंका जलवा ली, जैसा कि फजील अहमद साहब कई बार कह चुके हैं कि जब तक ये अपनी लंका नहीं जलवा लेगा ये मानेगा नहीं। और वही हो गया इस पूरे मसले पर। जिस तरह से ईरान एक के बाद एक 8वीं बार अटैक ईरान ने किया है और भी और करेगा, लेकिन इस पूरे मसले पर हमने फजील अहमद साहब से बात की कि आखिर नेतन्याहू चाहते क्या है और क्या अब वहां पे ग्रेटर इजराइल बनेगा, क्या होगा, क्या वाकई ये लंका जलवा ली, क्योंकि नेतन्याहू के घर पर भी हमला हुआ है, वो भी तबाह हुआ है। ऐसी खबरें देखिए हमारी बातचीत में क्या चीज कही गई, सुनिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मुमताज भाई, गजा के ऊपर भी इसराइल दिन में ही हमला करता था, रात को नहीं करता था। रात को भी करता था पर दिन में ज्यादा करता था, क्योंकि उसका मकसद था सिविलियंस को टारगेट करना। जब लोग कहीं सब्जी खरीद रहे, कोई इकट्ठा होकर कहीं राशन ले रहा है, वैसी जगहों पे वो मिसाइल मार देता था। और ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जो सामने वाले दुश्मन को देख के अपना रास्ता बदल देती है। जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल उसके सामने आती है तो वो अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो उसको चकमा देने की मिसाइल है ईरान के पास। दुनिया हैरान है कि इजराइल इतना ताकतवर हुआ कैसे। अमेरिका के सैंक्शन के बाद हम लोग 14 महीना पहले जब इस बात को करते थे तो हम एक बात कहते थे कि जो लोग भी अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं वो सारे देश हैंड टू माउथ रह गए, तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन जो रूस चाइना के साथ जो भी देश रहा वो अपने अपने खित्ते में तरक्की किया और उसकी इकोनॉमी भी एक डेवलप हुई और वो लोग आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। क्यों नहीं अरब क्या कर पाया? आज तक उसकी अपनी सेना नहीं है। जॉर्डन का हाल देख लीजिए, मिस्र इजिप्ट का हाल देख लीजिए, या दुनिया के जितने भी लोग अमेरिका के साथ हैं। अब तो नेटो कंट्री, इतनी डेवलप कंट्रियां भी अमेरिका का साथ छोड़ना चाहती है। क्यों छोड़ना चाहती है? और ईरान के बारे में किसी को कोई शक था या नहीं था, पर मुझे पूरा इत्मीनान था कि इराक एक ताकतवर है, इजराइल उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो है दिखावा कर रहा है इजराइल। आज भी उसके बोल बच्चन है, जैसे बोल बच्चन हमारे इंडिया में आजकल चल रहा है बोल बच्चन, तो वो बोल बच्चन है और कुछ नहीं है। और अब जो है, ये अभी फिरोज भाई ने कहा कि हमने तो एक हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि हिटलर और मुसोलिनी के बाद नेतन्याहू का तीसरा नंबर है, दुनिया के अंदर इतिहास बना के जाएगा। ये होना है फिरोज भाई, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि नेतन्याहू खुद उसके जिम्मेदार है। और अभी तो कुछ भी वार नहीं है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है ना। हूती और लेबनान, हिजबुल्लाह,
हिजबुल्लाह जो है वो पैदल वार करने में बहुत एक्सपर्ट है, और हूती जो है वो मिसाइल मारने में एक्सपर्ट है। जब हिजबुल्लाह जो है जमीनी लड़ाई शुरू कर देगा हाइफा बॉर्डर से, उसके बाद हूती मिसाइल मारेगा, फिर ईरान भी मारेगा, फिर हमास भी पैदल में बहुत मजबूत है। पैदल लड़ा, इधर हमास, उधर लेबनान, और इधर ईरान फ्लाई ऊपर से मारेगा, हूती ऊपर से मारेगा, और फिर बॉर्डर्स पर जब ये लोग घुसना शुरू करेंगे अपने टैंक अपने संसाधन लेके, फिर इजराइल को कहीं बचने की जगह नहीं मिलेगी। ये अभी अगली स्टेज है लड़ाई की। क्योंकि हम सारी बातें इसलिए बता दे रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि कल तक तो लोग कह रहे थे कि ईरान मिट जाएगा, ईरान को समझा रहे थे कि भाई सौदा कर लो, माफ कर दो, बात खत्म कर दो। अरे भाई, अच्छा, जब 56,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे या मारे जा रहे थे तब तो किसी को दर्द नहीं हो रहा था। अब क्यों दर्द हो रहा है? आम आदमी तो ईरान में भी मारे गए हैं, और 56,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मारा, तब तो किसी ने नहीं कहा कि सिविलियंस पर अटैक हो रहा है। फिर वो आज मीडिया वो क्यों बोल रही है कि इजराइल में सिविलियंस पर अटैक हो रहा है? भाई, गेहूं के साथ घुन पिसता है, नेचुरल है ये। गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये नेचुरल है, इसको नहीं मना कर सकते हैं। आज भी नेतन्याहू को कोई नहीं समझा रहा है। अमेरिका ने हाथ खड़ा कर दिया है, अमेरिका कह रहा है कि हम नई वार में शामिल होंगे। ठीक है, उनको गोला बारूद दे रहा है, वो तो भाई बिजनेस उनको बेच रहे हैं। इजराइल फ्री में थोड़े ला रहा है उनसे हथियार, भाई उनकी तिजारत है हथियार बेचना। अब कोई कब्रिस्तान खोदने का बिजनेस कर रहा है तो कब नहीं चाहेगा कि लोग मरे? वो चाहेगा कि लोग ना मरे, वो तो चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मरे। भाई, हम कब्रिस्तान खोदे, हम जो है हमको ज्यादा पैसे कमाना है। तो जो लोग कब्र खोदने का बिजनेस करते हैं वो दुआ करते हैं कि लोग ज्यादा मरे। तो ये जो इजराइल कर रहा है और अमेरिका जो कर रहा है, मैंने कहा था कि सबके चेहरे बेनकाब होंगे। अभी देखिए, अरब भी फंस गया दो मुंह में, इधर जाए कि उधर जाए, दोनों तरफ से उनको खतरा लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम अम्मा, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के दबाव में अरब बात कर रहा है ईरान की। बहुत बड़ी बात है ये, अरब के दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया की इस्लामिक वर्ल्ड के दबाव में आज अरब न चाहते हुए भी ईरान की तारीफ करना, उनके साथ खड़े होने की बात कर रहा है। कतर साथ खड़ा है, यूएई भी बात कर रहा है, सभी लोग बात कर रहे हैं। और चाइना रूस तो खैर है ही है, और किम जॉन्ग तो है ही है। तो चतुर्वेदी हैं ये लोग, ये चारों जो हैं, चार देव हैं, चारों देव मिल करके इजराइल और अमेरिका को समझा देंगे। देखिए, ये सीधे सीधे दबंगई है, गुंडई है, और अपने ताकत के बल पर आप कितना दिन दबाएंगे किसी को? सारा मिडिल ईस्ट पर ये सिर्फ फिलिस्तीन की आजादी नहीं है मुमताज भाई, ये पूरे अरब वर्ल्ड की, अरब जगत की आज आजादी तो है। फजील साहब, आज की आपकी बात वो भी सच्ची हो गई। आज उत्तर कोरिया ने कह दिया है कि हम सैन्य देंगे और परमाणु भी देंगे, सब आपको दे रहे ईरान को। और आपने कहा था कि भाई वो तो कह ही रहा है, ईरान को बनाने की क्या जरूरत है, जब जरूरत होगी वो खुद ही देंगे उधर। अभी तो ले लो, आज वहां से आगे वो तो कह ही रहे। और पाकिस्तान के पास भी है, वो भी दे देगा। ऐसा थोड़े है कि परमाणु बम ये लोग, अच्छा नहीं नहीं, ये नेतन्याहू मैं ने जो पाकिस्तान भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। हाँ, वो ना ना चलिए, ना ना, नहीं नहीं नहीं, उसका ये जो है, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल पक्की बात। कोई पता ही नहीं ना कि उसके हाथ कंट्रोल किस पे है, तो इसलिए उसकी तो बात ही मत कीजिए। नहीं नहीं, हमने तो सुना है कि तेल भी वहां से लिए हैं जहाज वाले। इसमें कितनी सच्चाई है, कोई अब खबर पता मिली नहीं कहाँ आपको? से क्या है। नहीं, हमें कोई खबर नहीं मिली। बहरहाल चलिए, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं, ईरान सुनिए खुद अकेले वजीर सक्षम है। साहब, वजीर वजीर साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मुमताज साहब। पाकिस्तान का भरोसा नहीं है। आज मैंने एक खबर देखी, वो पता है क्या कहा? उस खबर में उन्होंने कहा कि जो वो इसराइल का जो तीसरा वो एक जेट मारा है F-35, कहते हैं जी वो पाकिस्तान का एक जहाज गया था काले रंग का, वो उसको जेट को इसराइल के अंदर घुसा, उसको मार के आया। तो पाकिस्तान का तो ऐसे ही मामला है। चलिए, पाकिस्तान से क्या लेना, ईरान खुद ही सक्षम है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। और सब लोग ये कह रहे थे आज से 2 साल पहले जब हम लोग बात करते थे, तो कैप्टन साहब थे उस वक्त, वो कहते थे कि ईरान के पास तो 2 जहाज है, 3 जहाज है। अरे, जहाज का जमाना ही नहीं है, अब तो ड्रोन का जमाना है। जहाज लेके क्या करेंगे? अब तो ड्रोन का जमाना है, दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास का ड्रोन ईरान के पास है।
दुनिया का 2 ही देश टर्की और ईरान ही ड्रोन के एक्सपर्ट हैं। तो अब तो ड्रोन का जमाना है, जो काम जहाज नहीं कर सकता वो काम ड्रोन कर दे रहा है, उससे ज्यादा काम कर दे रहा है। तो ड्रोन में एक बड़ी महारत है। खबर और आई है, बड़ी खबर ये है फजील साहब, बड़ी खबर ये है, इजराइल का एक बंकर भी उड़ा दिया गया है जहां पे बहुत सारे हथियार रखे हुए थे वहां पे, और भारी नुकसान है यहाँ पे। तो ये देखिए वहां पे, और लोग भी जो है मारे गए हैं सारे। सैया क्या बोलते हैं उनको, सैया क्या लिखा है इसे, बहरहाल हिंदी का वो ट्रांसलेट करके दिया होगा। जख्मी भी हुए हैं। तो मीडिया से ये रिपोर्ट हालांकि गायब है वो बता रहे हैं। और नेतन्याहू ग्रीस नहीं गया था, सिर्फ उसका प्लेन वहां गया था। तो यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने ये अभी दिया, और इसकी हमने तस्वीर भी जयदीप साहब मैंने दिखा दी है। बहरहाल जी कंटिन्यू करें। और यहाँ पे एक और यहाँ पे आया है कि जयदीप साहब मुंदेला साहब ने एक और यहाँ गादा को भूखा मारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राउंड काफिले के पास भी खाना पानी पहुंचने से रोका जा रहा है। तो ये भी आ रही बात। खैर मैं आऊंगा, लेकिन अपनी बात कंप्लीट कर लें जी फजील साहब। तो जो लोग बात करते हैं, अब अभी ईरान का तो आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में टहल गए। अब तो इंडिया की मीडिया ने भी दिखाना शुरू कर दिया, और इतनी पाबंदी लगने के बाद भी सोशल मीडिया पर कुछ फोटो आई जा रही है, कुछ वीडियोस भी आ जा रहे हैं। तो अब सोचिए कि कितने हद तक इजराइल खत्म हो चुका है। आज तक उसकी एक फोटो बाहर नहीं आ रही थी, और हमले के बाद वीडियो भी बाहर आ गई। तो आप सोचिए कि किस हद तक इजराइल कमजोर पड़ चुका है। और देखिए, ईरान के अंदर मुसाद का एक ही तरीका है, जैसे किसी को चुगली करने की आदत पड़ जाती है तो वो पूरे गांव को परेशान करके रखता है, लेकिन उसको कोई क्या करे। अब ठीक है, मुसाद का काम है बस लोगों की जासूसी करना, जासूसी करके जितना नुकसान किया ईरान का, ईरान ने उससे कई गुना नुकसान कर दिया। और लेकिन औकात में आपकी दिखा बात दिया। एक और, फजील साहब आपकी एक बात और सही हो गई। देखिए यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब दे रहे हैं, अब उनको तो याद ना होगा, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आ रही वही वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा ईरान के चप्पे चप्पे पर वसीजी ग्रुप को चेक पॉइंट पर तैनात कर दिया है, क्योंकि मोसाद ने ईरान में भारी घुसपैठ कर दी है। तो यहाँ पे देखिए ईरान चप्पे वसीजी ग्रुप जो आपने कहा था, और ये इजराइल के अंदर भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आपने कहा था कि हर जगह वो मौजूद है। बसीजी ग्रुप पूरे अरब जगत में, पूरे हर कंट्री में है, जॉर्डन में भी है, अरब में भी है, इजिप्ट में, हर जगह है। ये जो टारगेटेड बिल्कुल मिसाइल सटीक जगह पे जा रही है, इसके पीछे बसीजी ग्रुप का हाथ है। बसीजी ग्रुप ने इतना अच्छी लोकेशन किया है कि बिल्कुल टारगेट पे पूरा आर्मी हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया, नेतन्याहू का घर बर्बाद हो गया। पूरे खास जगहों पे हमले किए हैं, ऐसी जगहों पे हमला किया है कि उनका हाथ पर कनेक्शन कट गया, सप्लाई लाइन कट गई, और खुद नेतन्याहू साइप्रस भाग गए। इजराइल में नहीं है नेतन्याहू साइप्रस भाग गए। और पता नहीं युद्ध तक कब तक लौटेंगे, ये ठीक नहीं पता है। लेकिन पहले लोग कह रहे थे कि यूनान भाग गए, लेकिन वो साइप्रस में है। और उनके प्रधानमंत्री जो घायल है उनको भी साइप्रस भेज दिया गया है। तो इस तरह से लोग इजराइल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जब दुनिया को मार रहे हैं, और खुद की जान कितनी प्यारी है इनको। इतना ही समझना चाहिए कि आम इंसान, ये जंग का कोई मसला ही नहीं था। इनको डाउट था कि 1-2 दिन के अंदर परमाणु संधि पे अमेरिका राजी हो जाएगा और ईरान को न्यूक्लियर कंट्री घोषित कर देगा, और ये कह देगा कि ठीक है आप अपना टेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। जब दुनिया में सबके पास है तो फिर ईरान क्यों पीछे है उससे? इसीलिए इजराइल ने अमेरिका को भी धोखा दिया है। वो उसको डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका जो है इनको मान जाए कि ठीक है तुम अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लो, जब सबके पास है तो तुम भी रख लो अपने पास, क्या दिक्कत है। इसलिए अमेरिका ने, इजराइल ने ये हमला करके एक उस मीटिंग को खराब किया और उसको खत्म किया। लेकिन ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया के सामने लेके आएगा कि वो परमाणु संपन्न देश बन चुका है। इसको रोक नहीं पाएंगे, चाहिए वार जय दिन भी चल रही है, लेकिन अगला टारगेट न्यूक्लियर टेस्ट करके ही ईरान रहेगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करने से, क्योंकि जब दुनिया में सबके पास है फिर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो आबादी का आप रोना रोने लगे। हम तो कई बार पूछ चुके हैं कि जब गजा पे हम हमला कर रहे थे वो किस पर हमला था। चलिए ईरान को तो छोड़ दीजिए, हम पूछे गजा पे 56,000 लोगों को मार दिए, वो किस पर हमला था? मिलिट्री बेस पे हमला था या आम सिविलियंस पर हमला था? और चुन चुन करके
कई लोग खाने की लाइन में लगे हैं, वहां बम मार रहे हैं। कई लोग राशन ले रहे बेकरी से, वहां पे बम मार रहे हैं। लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, बाहर निकल करके वहां बम मार रहे हैं। तब आबादी का रोना नहीं रो रहे थे ये लोग। ये देखिए, मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के चाल से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज बहुत रात भर किसी को नींद नहीं आ रही है वेस्टर्न मीडिया में। लोग तो स्क्रिप्ट पहले से ही लिख के बैठे थे कि ईरान खत्म हो गया, ईरान बर्बाद हो गया, लेकिन हो गया उल्टा। ईरान ने जब मारना शुरू किया, अब कैसे उनका हाथ लिखेगा कि इजराइल बर्बाद हो गया? किस मुंह से बोलेंगे? कि उनका दिल कैसे कर रहा है कि वो लिखे कैसे कि इजराइल बर्बाद हो गया? तकलीफ इस बात की है, बात यहाँ उस ताकत की है। एक तरफ जालिम खड़ा है, एक तरफ मिस्कीन खड़ा है। मिस्कीन की ताकत है कि जालिम को दबा रहा है। आज उल्टा हो रहा है। ये लोग मजलूम समझ रहे थे, ये लोग कमजोर समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि दुनिया हमारे इशारे पर नाचेगी। लेकिन ईरान आज पूरी दुनिया का हीरो बन के निकला है। ये अमेरिका भी डर रहा है ईरान से। ईरान से आज हर कोई डर रहा है। जब अरब जैसी कंट्री, अब उसे परेशानी हो रही है कि हम पश्चिम जाएं कि पूरब जाएं। इसलिए मुमताज भाई, ये पूरी तरह से ये वेस्टर्न मीडिया का बकवास है और वो सीधे सीधे इससे प्लांटेड चला रहे, प्लांटेड थ्योरी की तरह चला रहे कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं। अरे नेतन्याहू सिविलियंस हैं, उनका बंगला मार के तोड़ दिया, पूरा आर्मी हेडक्वार्टर तोड़ दिया, उनका थॉट सिस्टम जो लगा था वहां पे हमला करके बर्बाद कर दिया। सारी मिसाइलें जा रही है इजराइल के अंदर, हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे खंडहर इमारतें ना दिख रही हो। और जो लोग ऊपर से उड़ान जो भर के देख रहा है, वो देख रहा है कि कितना खंडहर हो चुका है। पूरी अभी तो कुछ भी नहीं है। बात आके वहीं रुकेगी कि जब इजराइल पे फिलिस्तीन का झंडा लहरा देंगे ये लोग, तब जाकर के चैन मिलेगा दुनिया को। और ये काम ऊपर से देख लीजिए, वार स्ट्रेटजी खामनेई साहब, जबरदस्त स्ट्रेटजी उनकी बनी है इस बार। उन्होंने पिछले 20 महीने से इजराइल को परेशान कर रखा, अमेरिका को परेशान कर रखा। इधर हुती, हिजबुल्ला और हमास, जब ईरान अब उधर से हवाई हमला करेगा, इधर से हुती हवाई हमला करेगा। पदेल साहब, ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर तिल अवीव की है, ये गाजा की नहीं है, ये ईरान की नहीं है। ये इस तरह की तस्वीरें इससे पहले खतरनाक दिख रही है। मैंने कहा था ना कि हर जुल्म का हिसाब होगा, हर खून के बूंद का हिसाब होगा। जितना खून बेगुनाहों का बहा है वो सब हिसाब होगा। अभी तक सब्र का पैमाना अब टूट चुका है। अब खामेनेई साहब का बटन दब चुका है, ट्रिगर उनका दब चुका है। अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो इस बात का पिछले 40 साल से जो जख्म लेके सऊदी अरब जगत के आम इंसान जो जी रहे थे, जो मस्जिद अक्सा का अपमान सह रहे थे, जो लगातार मस्जिद अक्सा का अपमान सहते सहते जो दुखी थे, आज वो सारे लोग खुश हैं कि जालिम का अंत अब हो जाएगा, लगता है। जी नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब, जिनसे हम तफसील से बात कर रहे थे पूरे सूरत हाल पर। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।